नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज बात करेंगे कुछ आईएएस और आईपीएस अफसरों की। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक आईएएस अफसर हैं नियाज़ खान, और नियाज़ खान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ब्राह्मण द ग्रेट। ब्राह्मण द ग्रेट का मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी किताब में ब्राह्मणों को ग्रेट बताया है और दूसरे किसी भी जाति को कमतर बताया है, लेकिन नियाज़ खान कहते हैं कि ब्राह्मणों का आईक्यू लेवल बेहतर होता है। इसके कई कारण हैं कि वो शुरू से पढ़ते रहे हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि कल्चरल की वजह से वो बताते हैं। नियाज़ खान कहते हैं इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों का आईक्यू लेवल कम है। नियाज़ खान कहते हैं कि दुनिया भर के लोग ये मानते हैं कि यहूदियों का आईक्यू लेवल बेहतर है, उन्होंने ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है, ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल की है। नियाज़ खान ने बताया कि ब्राह्मणों को गाली देकर या उन्हें समाज में पीछे धकेलकर ये राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नियाज़ खान बोल रहे हैं। एक और आईपीएस अफसर हैं, वो यूपी के हैं, उनका नाम है मेराज अहमद। मेराज अहमद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो छात्र रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है। फिर यूपीएससी की परीक्षा दी और उनका चयन हो गया, वो आईपीएस है। जो मेराज अहमद हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जानबूझकर संस्कृत पढ़ाया है। मेराज अहमद से जब बातचीत की एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी ने, तो उन्होंने बताया कि भारत में ज्ञान का जो भंडार है वो संस्कृत में है और हम अपने बच्चों को उस भाषा से दूर रहकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये किसी जाति का विषय या किसी धर्म का विषय नहीं है। हर भारतवासी को अपनी पुरानी जो पद्धति है, ज्ञान का जो भंडार है, उसे जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि नियाज़ अहमद हों या नियाज़ खान हों या मेराज अहमद हों, इनकी बात को उनका समाज कैसे या किस रूप में लेगा। नियाज़ अहमद की जो किताब है ब्राह्मण द ग्रेट, उसे लेकर तो विवाद भी शुरू हो गया है, कई तबकों ने उसका विरोध किया। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि भारत के जो मुसलमानों के बीच जो एक वैचारिक बहस चल रही है, और उसी बहस की एक कड़ी जावेद अख्तर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, लिरिक्स राइटर हैं, उनके गाने, सलीम जावेद की जोड़ी में उनके द्वारा लिखे गए डायलॉग को ये देश फॉलो करता है। उन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ कहा, क्या हम उसे एक आम भारतीय मुसलमान की फीलिंग्स बोल सकते हैं? पहले आइए आपको बताते हैं कि जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर कहा क्या है। तो ये यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब भी समाज में किसी चीज़ की अति हो जाती है तो उसका काउंटर, उसका प्रतिरोध समाज के अंदर से ही निकलता है। अगर संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट स्टैंड दिखाते हैं, या जो पढ़े लिखे जो मुसलमान तबके हैं, नियाज़ खान हो गए, मेराज अहमद हो गए, आरिफ मोहम्मद खान हो गए, वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। टकराव से देश आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, अपने ही समाज के जो समझदार लोग हैं, चाहे वो हिंदू में हों, मुसलमान में हों, हिंदुओं के किसी जाति में हों, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें सुनना चाहिए। टकराव बहुत हो गया, इससे देश प्रगति नहीं कर सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सरसंघचालक मोहन भागवत हों, या मुस्लिम समाज का एक पढ़ा लिखा तबका है, वो कुछ आपको रास्ते दिखा रहे हैं, मुसलमान अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, वो ज़रूर सुनना चाहिए। जो ये मिराज अहमद हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को संस्कृत पढ़ाया है, उनकी बच्ची मिरांडा हाउस में पढ़ रही है दिल्ली में। वो बच्ची का एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत पाक शब्दों में उसने कहा कि जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो मेरे जो रूममेट्स थे उसमें हिंदू लड़कियां भी थी, सिख भी थी। जब टेलीविज़न स्क्रीन पे नूपुर शर्मा वाला प्रकरण आ रहा था, या रूबिका पहाड़िया जो कि झारखंड की जो बच्ची थी जिसको कई टुकड़ों में काट दिया गया, या फिर वो जो आफ्ताब वाला प्रकरण था जो फ्रिज वाला की काट के फ्रिज में डाल दिया गया, वो बच्ची बोलती थी कि जब मैं अपने रूम में आती थी तो मेरी जो दोस्त थी जो हिंदू सिख थी अचानक चैनल बदल लेते थे, वो जो समाचार चल रहा होता था। बोली ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन था। बच्ची ने एक बात कही, उसने कहा कि हम जन्म कहाँ ले रहे हैं, किस समाज में, किस बिरादरी में, उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मुझे दुख है कि जो कुछ हो रहा है उससे मेरी सहेलियां मेरे प्रति अनकंफर्टेबल हैं, सहज नहीं है। उस बच्ची की बात इस देश के हर माँ बाप को सोचना चाहिए। बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में आज एक ही खबर है कि वीरेंद्र राम एक इंजीनियर हैं, उनको इंजीनियरिंग चीफ बना दिया गया ग्रामीण कार्य विभाग में। उनके यहाँ छापेमारी हुई, करोड़ों की अकूत संपत्ति बरामद हुई। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में बंगला, रांची के अशोकनगर में बंगला, सिवान में, जमशेदपुर में, हरियाणा के सिरसा में। बंगलों की बात छोड़ दें तो कई ज़मीन के कागजात मिले, 1.5 करोड़ के जेवरात मिले, एक डायरी मिली है जिसमें पूरे लेन देन का हिसाब था, और ईडी के सूत्रों की माने तो वो हिसाब जो कुल लेन देन का हिसाब था 600 करोड़ के आसपास का था। लेकिन वीरेंद्र राम के बारे में जो अंदर की बात है वो ये है कि इससे पहले जो झारखंड में सरकार चल रही थी उसके एक बड़े नेता से वीरेंद्र राम के बड़े मधुर संबंध थे। वो बड़ा नेता पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कई सिटिंग विधायकों के टिकट काट रहा था। वीरेंद्र राम की पत्नी जुगसलाई या कांके से चुनाव लड़ना चाहती थी। वो नेता लड़वाना चाहता था, लेकिन कुछ संयोग ऐसा हुआ कि वीरेंद्र राम के यहाँ छापेमारी पड़ा, एसीबी की टीम ने छापा मारा, और वो जो बदनामी है उसके डर से अंत समय में इन्हें टिकट नहीं मिला। पिछली सरकार में वो बड़ा नेता कौन था, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इस सरकार की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस सरकार में वीरेंद्र राम के संबंध सीधे सीएमओ में बैठे एक शख्स के साथ थे। वीरेंद्र राम का फ़ोन सर्विलांस पर लगा रखा था ईडी ने, और ईडी ने काफ़ी पुख्ता सबूत जुटाए हैं वीरेंद्र राम के खिलाफ। और आज की छापेमारी के बाद तो जो ईडी सूत्र हैं वो बताते हैं कि बहुत लोग इस लपेटे में आएंगे। वो अफसर भी हैं और नेता भी हैं। ये मत समझिए किसी एक दल के नेता हैं, वो कई दलों के नेता हैं। तो अंत में इतना करना चाहूँगा कि शैतान और इंसान इसी समाज में है, वो किसी जाति, धर्म, मजहब में नहीं है। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब में जो शैतान है वो अपनी ही जाति, धर्म, बिरादरी के इंसानों को कुचल रहा है। जिस दिन ये जनता समझ जाएगी उस दिन सचमुच बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। असली मायने में भारत विश्व गुरु तभी बनेगा। नमस्कार।